हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों ने स्टाफिंग चैप्टर का पार्ट नंबर 3 अच्छे से लर्न कर लिया होगा, जिसके अंदर हम लोगों ने स्टाफिंग चैप्टर के स्टाफिंग में प्रोसेस कितने वो पढ़े थे। स्टेप्स, प्रोसेस के अंदर 8 स्टेप्स हमने पढ़े थे। एक बार फिर से वीडियो पॉज करके रिवाइज कर लो और देखो कि आपको वो याद है नहीं है, तो डेफिनेटली आपको वो मेजर स्टेप्स याद ही होंगे। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। आज ही क्लास में एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग पढ़ेंगे, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसकी क्लास अलग अलग मेथड्स, उसी तरीके से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को भी देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब आज ही क्लास से एक क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, पक्की बात है, आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के 3 एलिमेंट है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। तो फिलहाल फोकस करते हैं रिक्रूटमेंट पे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट के अंदर हम लोगों को इंड्यूस करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी जॉब को, जो वैकेंट जॉब पोजीशन है, हमारी कंपनी में अप्लाई कर सकें, सो दैट हमें एक वाइडर चॉइस मिले और हम बहुत सारे एप्लीकेंट्स में से किसी बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करें। राइट। सो देर आर 2 सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के भी 2 सोर्सेस हैं। सबसे पहला है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जब वैकेंट जॉब पोजीशन कंपनी के अंदर से ही किसी एम्प्लॉयज के द्वारा फिल किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। वहीं पर जब जॉब किसी बाहर के लोग द्वारा फिल किया जाए, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सो इंटरनल सोर्स, हियर vacant job position are fulfilled by existing employees, no outsider are permitted to fill the vacant job position। किसी बाहर वाले से vacant job position को fill नहीं कराया जाता। जबकि external source of recruitment, here vacant job position are fulfilled by outside organization, bring people from outside, बाहर से लोगों को लेके आते हैं। ठीक है, तो अब कौन कौन से मेथड हैं अगर हम कंपनी के अंदर से वर्कर को लेना चाहें, तो सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड हैं। अगर आप चाहते हो कि जो वैकेंट जॉब पोजीशन है उसे कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय फिल कर ले, तो उसके 2 ही रास्ते बनते हैं। सबसे पहला प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या है, जो कल तक लोअर लेवल पे काम कर रहा था उसको हायर अथॉरिटी दे दो, ज़्यादा पैसे दे दो, सैलरी बढ़ा दो, वो क्लास उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। देखो, प्रमोशन से, प्रमोशन को ना क्या कहा जाता है, क्लास वर्टिकल। ध्यान समझना, प्रमोशन क्या है, क्लास वर्टिकल है, जहाँ पे वो ऊपर लेवल पे प्रमोट कर दी जा रहा है, उसकी सैलरी बढ़ती है, उसका ओहदा बढ़ता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है और उसका पे स्केल भी बढ़ता है, पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, जिम्मेदारियां भी कंधों पे ज़्यादा होंगी। तो ये तरीका है कि यहाँ से उठा के आपने यहाँ डाल दिया, और ये जो खाली पोजीशन होगी इसके लिए कोई और नीचे से ऊपर को लिया है या फिर बाहर से ले लिया। बट फिलहाल सिर्फ इतना ही देखो, यहाँ से यहाँ, तो इस इंसान का क्या हो गया, प्रमोशन हो गया। ट्रांसफर जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ये हॉरिजॉन्टल है। जो प्रमोशन है ना वो वर्टिकल होता है ना, ये ट्रांसफर क्या है, हॉरिजॉन्टल। आज भी ये यहाँ पे क्लर्क था, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी ये क्लर्क है, या फिर आज इस डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट है और किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी जाके ये अकाउंटेंट ही है। इसकी ना सैलरी बढ़ी, ना रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी इसकी, और ना ही क्लास इसकी कोई जॉब पोजीशन बढ़ी, ना कोई अथॉरिटी बढ़ी, सब कुछ सेम है, बस यहाँ से जस्ट पोजीशन चेंज कर रहा है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर। तो ये 2 ही तरीके हैं, ये 2 ही रास्ते हैं क्लास, जिनसे हम लोग इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से एम्प्लॉय को भर्ती कर सकते हैं। पहला है ट्रांसफर, इट मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब to another job with same level of authority, salary, same level of responsibility। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्लर्क परचेज डिपार्टमेंट में था, अकाउंट डिपार्टमेंट में भी क्लर्क ही है, तो पोजीशन क्लर्क की ही है, उसकी कोई चेंज नहीं है। प्रमोशन, अच्छा एक और चीज़, जो ट्रांसफ़र है वो क्या होता है क्लास आपका, ध्यान समझो, ट्रांसफ़र है वो आपका हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। लेकिन जो प्रमोशन है वो क्या है क्लास आपका, वर्टिकल। It means shifting of employees from one job position to another with higher level with more authority, salary of that employee would increase। Example, promotion of clerk से वो accountant चला गया, तो ये promotion हो गया। higher level of salary, higher level of authority and more responsibility। तो 2 तरीके हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से एम्प्लॉय को भर्ती करने का। अब इसका फायदा क्या है, ये चीज़ ऐसी है ना जो तुम्हें बहुत हजम हो जाएगी बात कि हाँ सर बात सही कह रहे हो। अगर हम कंपनी के अंदर से बंदे को भर्ती करते हैं,
तो सबसे पहली बात, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के टैलेंट के बारे में ना मैनेजर को पता होगा, तो ये बहुत आसान है। ये उसके टैलेंट, उसकी एबिलिटी, उसकी स्किल्स आपको पता है, तो ये अब अच्छा रहेगा कि हाँ आप उसके बारे में बेहतर जानते हो। लेस एक्सपेंसिव, आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, ना कोई इश्तेहार देना है ना कुछ, सीधा आपने आपने देखा कि भाई नीचे लेवल पे कोई बंदा है, वो मतलब वो हकदार है कि उसका प्रमोशन होना चाहिए, वो काम कर लेगा, प्रमोशन कर दिया। और ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करेगा, बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी ग्रुप मेंबर में से किसी एक का प्रमोशन हो गया तो आपको भी लगेगा यार कल को मेरा भी प्रमोशन हो सकता है, अगर मैं अच्छे से काम करूंगा तो क्यों ना मुझे भी अच्छी सैलरी मिलेगी और मेरा भी प्रमोशन होगा। और उसके ट्रेनिंग पे भी कम खर्चा करना पड़ेगा। बाहर से आया हुआ एम्प्लॉय, एक बाहर से आए हुए एम्प्लॉय के पीछे बहुत खर्चा करना पड़ेगा ट्रेनिंग पे। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय कभी कंपनी के अंदर का है तो वो ऑलरेडी फैमिलियर है विद ऑल रूल्स रेगुलेशन, हर चीज़ से वो फैमिलियर है, तो आपको इतना खर्चा नहीं कंपेयर करना पड़ेगा एज कंपेयर टू जब आप बाहर से एम्प्लॉय को लेते हो। उसकी परफॉर्मेंस में इंप्रूव होगा, वो खुद भी मोटिवेट होगा कि यार मेरा प्रमोशन हुआ, मैं और अच्छे से काम करूँगा, जब मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है मेहनत करने का, तो इंप्रूवमेंट आएगा उसकी परफॉर्मेंस में। और दूसरी बात, वो छोड़ के भी कम जाएगा, वो बहुत कम चांस है कि वो छोड़ के चला जाएगा। एम्प्लॉय टर्नओवर नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा टर्नओवर? क्योंकि क्लास उसको रूल रेगुलेशन पता है, ऑलरेडी वो ऑर्गेनाइजेशन में सेटल है, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वो छोड़ के नहीं जाएगा। एक नया एम्प्लॉय में भी वो फैमिलियर ना हो पाए क्लास, वो छोड़ के चला जाए। तो इंटरनल के जो एडवांटेजेस है वही डिसएडवांटेजेस है किसके? एक्सटर्नल के, आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, थ्रू ट्रांसफर सरप्लस एम्प्लॉय कैन बी शिफ्टेड टू अनदर डिपार्टमेंट। तो क्लास अगर किसी डिपार्टमेंट में कमी है तो आप ऑलरेडी क्लास उस डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय भेज सकते हो, किसी डिपार्टमेंट में ज़्यादा है तो ये फ़ायदा है ट्रांसफ़र का। चलो भाई, यहाँ पे तुम लोग तो बहुत सारे हो, एक बंदा वहाँ काम कर लो, वहाँ पे वर्कर की कमी है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये एडवांटेजेस है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के। अच्छा, अगर आप देखो कुछ घाटा भी है कंपनी के अंदर से लेते हो, पहली बात, न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ये अप्लाई ही नहीं होगा। कंपनी नई है, ये कंपनी अभी भी खुली है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय कुछ है ही नहीं, पहली बार ही मुझे भर्ती करना पड़ेगा। नो फ्रेश और न्यू आइडिया। दूसरी बात, नया आइडिया नहीं मिलेगा, फ्रेश आइडिया नहीं मिलेगा, बिकॉज अभी तक वो आपकी कंपनी में कंट्रीब्यूट कर ही रहा था। नया क्या आइडिया आ जाएगा जब एम्प्लॉय ही सेम है तो। दूसरी बात, देर लिमिटेड चॉइस। कंपनी के अंदर मान लो 1000, 2000, लाख कितने एम्प्लॉय होंगे आपकी कंपनी में, उनमें से ही तुम्हें किसी एक को सिलेक्ट करना है। लेकिन जब आप बाहर दुनिया से एम्प्लॉय लेते हो तो 750 करोड़ की आबादी है बाहर दुनिया में, उनमें से कोई भी बेस्ट आप एम्प्लॉय को ले सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। कंपनी के अंदर से लोगे, देखो लिमिटेड चॉइस है, बाहर लोगे तो बहुत अनलिमिटेड चॉइस है। नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट सूटेबल छोड़ो, नॉट पॉसिबल। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर अगर आप जल्दी करोगे, कई बार क्या होता है, एम्प्लॉय यहाँ से वहाँ गया, फिर ट्रांसफर कर दिया, यहाँ से वहाँ गया, फिर ट्रांसफर कर दिया, जैसे सरकारी नौकरी में भी कई बार होता है। तो एम्प्लॉय परेशान होकर जॉब छोड़ देता है और अच्छे से काम भी नहीं करता। चलो अगर सरकारी नौकरी तो मैं भी ना छोड़े, बट वो काम भी अच्छे से नहीं करेगा, फिर उसका मन टूट जाएगा। क्यों? अपने परिवार को लेके अपने बच्चों का नाम यहाँ लिखवाया यूपी में, फिर यूपी से भेज दिया आपने बैंगलोर, वहाँ लिखवाया, फिर कर्नाटका भेज दिया, फिर आपने पटना भेज दिया। भाई क्या करेगा एम्प्लॉय? परेशान हो जाएगा, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और सम टाइम क्लास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, यार हम पाँचों में से इसका प्रमोशन क्यों हुआ, इसको क्यों ही प्रमोशन मिला, हमें क्यों नहीं मिला। तो मोटिवेट भी होते हैं एक तरीके से, तो पॉजिटिव देखा जाए तो डिमोटिवेट भी होते हैं कि यार इसका हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ, इसमें ऐसी क्या खास बात है, समझ रहे हो? इसके डिसएडवांटेज है। नाउ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जब आप एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से, क्लास थोड़ा सा इसको ना अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पे देखो इंटरनल ना आसान था, इंटरनल में दो ही रास्ते थे बस, ट्रांसफर करो या प्रमोशन करो। बट यार एक्सटर्नल जो है ना, एक्सटर्नल उसके बहुत सारे वेज हैं, तो केस स्टडी इनसे ज़्यादा चांस है पूछे जाने के। तो मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में सबसे पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। दिस मेथड इज सुइटेबल फॉर अनस्किल्ड जॉब पोजीशन। ध्यान रखना, अनस्किल्ड जॉब पोजीशन। जब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने फैक्ट्री के गेट पे, देखो सिक्योरिटी गार्ड आपको में भी दिख रहा होगा नहीं, सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता है, कोई स्वीपर है, कोई कर्मचारी है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई प्लम्बर है ना, उसको अगर आप ले रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये चीज़ क्या है क्लास, आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्योंकि आप एक नोटिस बोर्ड, एक पर्चे के थ्रू लगा देते हो, आते जाते लोग देखते हैं, आ जाते हैं कंपनी में काम करने। जनरली अनस्किल्ड लोगों के लिए, जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए बेसिकली ये काम होता है, ठीक है। फैक्ट्री गेट पे नोटिस लगा देते हैं और क्लास जो चाहते हैं वो लोग क्लास वॉक इन इंटरव्यू, मतलब क्या, आप आओ और सीधा इंटरव्यू पे आओ, आपसे बातचीत करके आपको काम दे देंगे। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, राइट। दूसरा, कैजुअल कॉलर। अब जनरली होता क्या है क्लास, कैजुअल कॉलर के अंदर, मान लो आज हमें 1000 एम्प्लॉय की ज़रूरत है और एप्लीकेशन आ गई 2000 एम्प्लॉयज़ की,
तो 1000 को जॉब मिलेगी, बाकी 1000 को जॉब नहीं मिलेगी। तो उन 1000 की जो एप्लीकेशन है, यानी उन 1000 का जो बायोडेटा है, रेज्यूमे है, सीवी है, वो हम रख लेते हैं अपने पास, ताकि नियर फ्यूचर जब हम हमें इन 1000 में से कोई 10, 20, 30, 50, 100 एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी तो फिर इनको कॉल करके हम बुला लेंगे। दिस इज कॉल्ड कैजुअल कॉलर। इसे बोलते हैं अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, आप ध्यान रखना। अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स के बारे में जब भी बात होगी तो वो बात होगी कैजुअल कॉलर की। ये बात आपको ध्यान रखना है। कहीं भी अगर आ गया अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स तो कैजुअल कॉलर केस स्टडी में काम आएगा। Generally, ये keyword है, the large organization maintain an application file in which they keep all the pending applications with the job seekers leave with the reception. वो reception पे छोड़ देते हैं। This application file is considered as a waiting list. हम इसको waiting list मानते हैं। और whenever there is a job vacancy, the suitable candidate from the waiting list are called. जब भी वैकेंसी रहती है तो इनमें से किसी कैंडिडेट को हम लोग बुला लेते हैं। ये हमारा काम है कैजुअल कॉलर, ठीक है। अनसोलिसिटेड एप्लीकेंट्स ध्यान रखना कैजुअल कॉलर में आएगा। अगला, फॉलोइंग मेथड्स ऑफ अच्छा, और मेथड क्या है क्लास? एडवर्टाइजिंग। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में प्रचार इश्तेहार आता है न्यूज़पेपर के कॉलम में। देखो एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, वहाँ पे लिखा वी आर हायरिंग, है ना, वैकेंट सिचुएशन वैकेंट हो गया, इस तरीके से लिखा रहता है। द एडवर्टाइजमेंट इज द मोस्ट कॉमन एंड प्रेफर्ड सोर्स ऑफ। बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पीछे लिखा रहता है अभी कहाँ किस किस कंपनी में जॉब है। आप देखना न्यूज़पेपर में लिखा रहता है आखिरी कुछ पेजेस में, या कुछ सिलेक्टेड नंबर भी होता होगा। रिक्रूटिंग एड इन द न्यूज़पेपर, प्रोफेशनल जर्नल, जैसे जो सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके लिए जर्नल आता है। तो अगर किसी सीए को हायर करना है तो उसी जर्नल में एडवर्टाइजमेंट दो। मेरी बात समझ रहे हो? अगर मुझे सीए को हायर करना है तो मैं न्यूज़पेपर में दूंगा तो क्या होगा? डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा, इंजीनियर के पास पहुंच जाएगा, क्रिकेटर के पास पहुंच जाएगा, मॉडल के पास पहुंच जाएगा, टीचर के पास पहुंच जाएगा। मुझे सीए चाहिए तो फिर मैं सीए के जर्नल में दूंगा एडवर्टाइजमेंट। तो वहाँ से, कि वहाँ वो उससे कौन पढ़ेगा? सिर्फ सीए लोग पढ़ते हैं, ऑडियंस जो है सीए वाले ही हैं, तो वहाँ से मुझे जॉब मिल जाएगा, ठीक है। और फॉर द जॉब ऑफ एन अकाउंटेंट द एडवर्टाइजमेंट इज गिवन टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल एंड अदर जॉब्स आर गिवन इन लोकल न्यूज़पेपर। और बाकी जो जॉब है वो लोकल न्यूज़पेपर में हम लोग डाल देते हैं। दिस इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग। तो इस तरीके से भी हम बाहर से लोगों को ले सकते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ध्यान सुनना, ये एक तरीके से गवर्नमेंट की सर्विस होती है। इन ऑफिसेस को सरकार चलाती है। जहाँ पे एक्सिस एम्प्लॉय होते हैं वहाँ से एम्प्लॉय को लेके जहाँ पे एम्प्लॉय की कमी होती है ना, वहाँ पे ये जॉब लगवा देते हैं। तो अगर कहीं पे एम्प्लॉय की कमी है तो वहाँ पे क्लास वही जॉब लगवा देंगे। कोई आपको निकाल रहा है वहाँ पे, वहाँ से निकाल के जहाँ पे कमी है वहाँ पे आपकी जॉब लग जाती है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज ऑफिस रन बाय द गवर्नमेंट वेयर द डिटेल अबाउट द जॉब सीकर सच एज नेम, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, मतलब सीवी कुल मिला के रख लेते हैं, स्टोर्ड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज द सुटेबल कैंडिडेट आर सेंट। तो अपने पास वो आपकी फाइल रख लेंगे पूरी की पूरी, जो आपका रेज्यूमे है वो रख लेंगे। जब जॉब कहीं खाली होगी तो वहाँ पे आपको भेज देंगे, ठीक है, कि जाओ यहाँ पे काम कर लो। कैंपस रिक्रूटमेंट, थ्री इडियट्स, ये मूवी आप सबने देखी होगी और दिस सीन वॉज एपिक। ये सीन आपने जरूर देखा होगा जहाँ पे कहते हैं आइए हम सैलरी की बात कर लें। दिस इज कॉल्ड कैंपस प्लेसमेंट और कैंपस रिक्रूटमेंट। जैसे ही आप 12th पास आउट होगे, सीयूटी क्रैक करोगे, कॉलेजेस में जाओगे या प्राइवेट में भी अगर आप एडमिशन लेते हो विदाउट सीयूईटी, तो उस सिचुएशन में सब आपको एक चीज़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे सब आपको? कि भाई इस यहाँ पे इतनी प्लेसमेंट है, यहाँ पे इतनी जॉब है। समझ रहे बात को? बोलेंगे भैया यहाँ पे प्लेसमेंट लगती है लोगों की, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, और यहाँ पे गूगल में जॉब लगी है, ये एसेंचर में जॉब लगी है, इन्फो एज में जॉब लगी है ना, बड़े बड़े कंपनियों में जॉब लगी है लोगों की, टाटा है, महिंद्रा है, इनमें जॉब लगी है, टीसीएस में लगी है। तो आपको लगेगा हाँ यार मैं काम करते रहूँगा और 3rd ईयर में जब आऊँगा मैं ग्रेजुएशन में तो मेरी जॉब लग जाएगी। नहीं, मुझे बाहर जो जॉब ढूंढने की चिकचिकबाजी खत्म, मुझे एक अच्छी कंपनी में क्लास कॉलेज से ही सीधा प्लेसमेंट मिल जाएगा फाइनल ईयर में ही। तो इससे होगा क्या कि आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी, आपको यहाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा और जैसे पास आउट हो जाओगे आपको जॉब मिल जाएगी। तो होता क्या है क्लास, यहाँ पे जो कंपनी वाले होते हैं ना, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ जाते हैं, इनके पास जाते हैं और इनसे क्लास जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं, जो नए नए जो यंग स्किल्स होती है, जिनके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होता है, उनको हायर कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड कैंपस प्लेसमेंट। तो आप बाहर से ही ले रहे हो ना। क्रिएटिंग क्लोज कनेक्शन विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाके कंपनी लोगों को लेती है, स्टूडेंट्स को हायर करती है। विद टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हैज़ बिकम कॉमन प्रैक्टिस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। हियर कंपनी विजिट द टेक्निकल मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल कॉलेजेस टू रिक्रूट द स्टूडेंट डायरेक्टली
फॉर द जॉब पोजीशन। तो क्लास आपकी जो जॉब पोजीशन उसके डायरेक्टली आपको हायर कर लेते हैं, भर्ती कर लेते हैं, कैंपस प्लेसमेंट इसको बोलते हैं। जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यहाँ पे केस स्टडी में कीवर्ड ध्यान रखना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो कनेक्ट करती हैं क्लास टेक्निकल कॉलेजेस के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ, तो इसको बोलते हैं कैंपस प्लेसमेंट या कैंपस रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट है प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ध्यान समझना, जब आपको एक अच्छे पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है तो उसके लिए आप फैक्ट्री गेट पे नोटिस तो चिपकाओगे नहीं, वो थोड़ी घूमता रहेगा फैक्ट्री गेट देखता रहेगा। तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं? मैनेजमेंट कंसल्टेंट के पास। ये लोग क्या करते हैं? आपकी फाइल लेते हैं, आपका जो पोर्टफोलियो है या जो भी आपका रेज्यूमे है वो रख लेंगे आपका, आपसे एक छोटा सा पैसा लेंगे, थोड़ा सा अमाउंट लेंगे और आपकी नौकरी लगवा देंगे। उनको पता होता है ना कहाँ जॉब खाली, ब्रोकर टाइप का समझ लो आप इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लेसमेंट एजेंसी और मैनेजमेंट कंसल्टेंट। देयर आर सेवरल प्राइवेट मैनेजमेंट फर्म्स दैट कैन एक्ट एज अ मिडिल मैन बिटवीन जॉब सीकर, जो जॉब ढूंढ रहा है, एंड जॉब प्रोवाइडर, जो जॉब दे रहा है, कंपनी और लोगों के बीच में। दीज फर्म मेंटेन द डाटा ऑफ ऑल द जॉब सीकर्स एंड गिव देयर डिटेल टू द कंपनी। और कंपनी को जो अच्छा लगता है, क्लास लगता है कि हाँ इस डेटा के अकॉर्डिंग इनको बुलाना चाहिए, तो उनको बुला लेते हैं और क्लास वो चार्ज करते हैं, ठीक है। दे आर चार्जिंग सम फी और प्रोवाइडिंग सच सर्विस। कुछ क्लास वो पैसे भी लेते हैं, इस फीस भी लेते हैं ये सर्विस देने के लिए। अगला है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। कंपनी के अंदर से नहीं ले रहे, कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से सलाह ले रहे हैं, भाई तेरी नॉलेज में कोई बंदा है जिस काम को कर सकता है। वो बोलता है हाँ जी मेरी मौसी का लड़का है, मेरी कॉलोनी में रहता है, या फिर मेरे शहर में रहता है, मेरे गांव में रहता है, मेरे ताऊ का, चाचा का, मामा का, फूफा का, किसी का भी लड़का है, लड़की है, उसको बुला लेता है। तो वो रिकमेंडेशन तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ने दिया, बट आप एम्प्लॉय तो बाहर से ही आया ना, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आया, इसीलिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, जहाँ पे क्लास हम लोग रेकमेंड करते हैं किसी को कि भैया आजा, तू बता दे तेरी नज़र में कोई अच्छा हो तो, ठीक है, उसको बेहतर पता होगा उस बारे में। Many firm recruit employee by the help of recommendation of existing employee. This also shows the trust of employer on existing employee. तो ये ट्रस्ट भी है कि भाई मैं तेरे पे भरोसा करता हूँ, तू अच्छा आदमी है, तेरी नज़र में कोई है जो इस काम को कर सकता है, तो बता देते हैं। तो ये ट्रस्ट की बात होती है। एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता है, हम बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, हमने क्लास 12 में बहुत अच्छे से पढ़ाया, सीयूईटी में अच्छे से कॉलेज दिलाया उसको, तो फिर वो बच्चा का पेरेंट्स पूछता है सर आपकी नज़रों में कोई है जो इस चीज़ को पढ़ा सके, हमारा बच्चा CMA कर रहा है तो उस चीज़ को पढ़ा सके, कोई टीचर है। ट्रस्ट के बेसिस से पूछते हैं, तो मुझे पता है कोई अच्छा करा रहा है, बता देता हूँ, नहीं तो कहता हूँ मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से कई बार मैनेजर पूछते हैं और उनके एडवाइस से, उनके सजेशन से, रिकमेंडेशन से हम बाहर से एम्प्लॉय ले लेते हैं। दिस इज कॉल्ड रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। जब आपके पापा ने, आपके चाचा ने सजेस्ट किया आपको, ऐसा बोले केस स्टडी में कि आपके पापा ने, आपके चाचा ने कोई सजेस्ट किया उसके दोस्त का बेटा, तो समझ जाना क्या है, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। ठेकेदार, दो बातें ध्यान रखना, बहुत सारे वर्कर चाहिए, अर्जेंट चाहिए और अनएजुकेटेड चाहिए, तो क्या मिलेगा? ठेकेदार। ठेकेदार क्या करता है क्लास? अपने गांव जाता है, अपने गांव से बहुत सारे लोगों को लेके आता है, उनको क्लास क्या करता है, काम पे जहाँ जहाँ वर्कर की ज़रूरत है वहाँ वहाँ क्लास लेबर सप्लाई करता है। इससे क्या होता है क्लास, इसको भी कमीशन मिलता है, इसको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, काम भी इनको मिल जाता है, इसको कमीशन मिल जाता है, खुश सब, हर कोई खुश, कंपनी खुश, लेबर खुश, ये खुश। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर आर द पीपल हु कीप इन टच विद द लेबर इन विलेजेस एंड रूरल एरिया एंड वेन एवर देर इज एनी वैकेंसी इन लेबर फैक्ट्री, तो क्लास कॉन्ट्रैक्टर उसे उनको उठा के एक साथ ले आता है और लेबर की सप्लाई करता है, ठीक है। तो लेबर सप्लाई करता है, अनएजुकेटेड लोग हैं और बल्क में बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, तब ठेकेदार काम आता है। ठेकेदार बोलते हैं इसको लेबर कॉन्ट्रैक्टर। एक और है एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी। टीवी पे भी ऐड आता है जॉब का, बहुत कम देखा होगा आपने, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, वो भी पढ़ेंगे आगे चल के, बट टीवी पे भी ऐड आता है। जो टीवी पे ऐड आता है उसको बोलते हैं क्लास एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी। अ कंपनी टेलीकास्ट द जॉब रिक्वायरमेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड इन टेलीविजन, ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो टीवी पे भी ऐड करती हैं और वहाँ पे भी क्लास इनको जॉब मिल जाता है। वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग का मतलब क्या है? जब इंटरनेट पे ऐड आता हो, आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे हाईरैक्ट हो गया, इसके अलावा आपने गूगल जॉब्स हो गया, इसके अलावा आप लोगों ने naukri.com देखा होगा, naukri.com, वहाँ पे लिंक्डइन पे, तो उनके थ्रू जब आप जॉब लेने की कोशिश करते हो ना, दिस इज कॉल्ड वेब पब्लिशिंग। इन इंटरनेट देर आर सर्टन वेबसाइट स्पेशली डिजाइन फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द जॉब सीकर्स एंड उनको पता चल जाता है कहाँ पे जॉब अवेलेबल है, कहाँ वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वहाँ पे इंटरव्यू कब है, हर डिटेल आपको मिल जाती है, ठीक है। पोजीशंस, देयर आर वेबसाइट कैन बी विजिट बाय द जॉब सीकर्स एज वेल एज कंपनी। दीज वेबसाइट्स आर naukri.com, monster.com, google.com। लिंक्डइन पे जाते हो बेसिकली अपना बिजनेस देखने के लिए, जॉब पाने के लिए, तो ये है क्लास वो पर्टिकुलर आपका वेब पब्लिशिंग, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या है?
अगर आप खुद सोचो ना, अब ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं अगर ना भी पढ़ाऊँ तो भी आप 2-3 पॉइंट ईजिली राइट डाउन कर सकते हो। कंपनी के बाहर से लोगे वर्कर को तो एक वाइडर चॉइस रहेगा, बहुत बड़ा चॉइस है, ठीक है। फ्रेश और न्यू टैलेंट आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ पे पुराना टैलेंट था वो तो जानते ही थे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को। वाइडर चॉइस है, बाहर कोई लिमिट नहीं है, कितने भी लोगों को आप लोगों में से आप चुन सकते हो। एक्शन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से ट्रेंड पर्सन क्लास मैनेजमेंट ले सकती है, जो हाईली कॉम्पिटिटिव पर्सनल है उनको हम लोग हायर कर सकते हैं। थ्रू कैंपस प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन को वो मिलता है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होते हैं, ठीक है, जो लेटेस्ट नॉलेज रखते हैं टेक्नोलॉजी की, जो यंग ब्लड है ना, न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन, उससे इसमें आता है। तो न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन किस में आता है? एक्सटर्नल में। न्यू ब्लड ना, पहले से काम कर रहे थे तो ओल्ड ब्लड हो गया। व्हेन आउटसाइडर जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन देन इट डेवलप अ कॉम्पिटेटिव स्पिरिट। कई बार ये भी है कि जब बाहर से कोई बंदा आता है ना, तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो सो रहे थे अभी तक, अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, वो सोचते हैं अरे बाहर से एम्प्लॉय आ गया तो और अच्छे से काम करने लग जाते हैं, और अच्छा मतलब काम करते हैं। समझ रहे हो बात को? जैसे हो ना, एक पड़ोसी, कोई नया कॉलोनी में कोई नया पड़ोसी आता है तो जो एग्जिस्टिंग लोग होते हैं अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम तो जी बहुत अच्छे हैं, बहुत साफ सुथरे हैं, नए किराएदार को दिखाते हैं ऐसा। तो जो लोग कॉलोनी वगैरह में रहते होंगे उनको आइडिया होगा। तो ये वही चीज़ है इसी तरीके से कि बेहतर, जैसे कोई नया स्टूडेंट आता है ना तो पुराने स्टूडेंट्स अपने आप को एकदम जैसे वो कितने पढ़ाकू हैं, है ना, तो यही सेम चीज़ होती है जब कंपनी में कोई नया एम्प्लॉय आता है ना, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय और काम करने लग जाते हैं और अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं मैनेजर को, देखो कि हम अच्छे हैं नए वाले से। तो अच्छी बात है, नया एम्प्लॉय आता है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जगता है, उससे कॉम्पिटिशन की भावना जगती है, तो ये अच्छी बात है। डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ उसके, क्या? आप नए को भर्ती कर लोगे बाहर से तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का मोरल डाउन हो जाएगा, बोलेगा यार मैं किस बात का, मुझे तो रख ही नहीं रहे ये लोग। तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का जो मोरल है ना वो डाउन हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि यार प्रमोशन इसका कर दिया, मेरा नहीं किया, मतलब सॉरी, प्रमोशन के लिए बाहर से एम्प्लॉय ले लिया, मैं सोच रहा था मुझे मिलेगी जगह ये, पर चले आपने बाहर से ले लिया, तो ये बड़े दुख की बात होगी, वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। खर्चा आता है, ऐड देना पड़ता है न्यूज़पेपर वगैरह में, टीवी में बहुत खर्चा आता है, और इवन सोशल मीडिया पे भी। न्यू एम्प्लॉय मे नॉट एडजस्ट, कई बार जो नया एम्प्लॉय होता है वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो आपने देखा जो इंटरनल के मेरिट थे वो यहाँ पे डीमेरिट है। इंटरनल सस्ता था, जो इंटरनल है वो सस्ता था, लेकिन ये क्या है, क्लास एक्सपेंसिव है, और वहाँ पे एडजस्ट हो जाता था, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाएगा नया एम्प्लॉय, तो छोड़ के जा सकता है, टर्नओवर बढ़ सकता है, ठीक है। टर्नओवर मतलब छोड़ के चले जाना जॉब से। टाइम बहुत लगता है वहाँ पे, बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत आसानी से आ जाता है। एक्सपेंसिव, ट्रेनिंग पे बहुत खर्चा होता है, उसके ट्रेनिंग डेवलपमेंट पे बहुत खर्चा नहीं आ जाता क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेन था, ऑलरेडी कंपनी के अंदर ही था वो। लेकिन इनके ट्रेनिंग डेवलपमेंट पे और ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन पे काफ़ी खर्चा आता है। ये थे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के डिसएडवांटेज। तो इंटरनल सोर्स, उसके अलग अलग मेथड, एक्सटर्नल सोर्स, उसके अलग अलग मेथड, उनके मेरिट डीमेरिट हमने अच्छे से कर लिया। 3 पॉइंट हमने क्लास, 3 चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहला रिक्रूटमेंट, दूसरा सिलेक्शन, तीसरा ट्रेनिंग। तो रिक्रूटमेंट हमारा खत्म हो गया, 3 एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग में से पहला हमारा खत्म। अब बचा है सिलेक्शन और ट्रेनिंग, उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। कोशिश करेंगे अगली क्लास में सिलेक्शन कर लें, फिर हम ट्रेनिंग कर लें, और हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर स्टाफिंग खत्म हो जाएगा। बड़ा चैप्टर था, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, तीनों बड़े चैप्टर, इवन डायरेक्टिंग और बड़ा चैप्टर है। बस आप सपोर्ट बनाए रखो, मैं डेली बेसिस पे ऐसी वीडियोस डाल रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो, एग्ज़ाम होने तक आप लोगों के लिए काम करता रहूँगा। बस आप सपोर्ट दिखाओ कि आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, यही मेरा रिवॉर्ड है। मैंने कोई पेड बैच लॉन्च नहीं किया, योद्धा बैच लॉन्च किया आप लोगों के लिए, ताकि पूरा डिटेल सिलेबस यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकूँ, कोई भेदभाव भी ना करे पेड और अनपेड में। आप सपोर्ट करोगे, बच्चे देखेंगे, शेयर करेंगे क्लास, तो मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से काम करने के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। उम्मीद है क्लास सपोर्ट जरूर करोगे। इतना याद करके आना, अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे।